हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए लेक्चर वीडियो सीरीज में। और हम बात करने वाले हैं अभी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, किसके बेस्ड ऑन थ्योरम्स। बेस्ड ऑन थ्योरम्स के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं हमारे, उसमें से हम क्वेश्चन नंबर पहले के बारे में डिस्कस करते हैं। द नोडल मेथड ऑफ सर्किट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन। जैसे कि हमने दो मेथड पढ़े हैं हमारे सर्किट एनालिसिस में, और कौन कौन से पढ़े? एक तो मैश एनालिसिस पढ़ा है, एक दूसरा नोडल एनालिसिस पढ़ा है। तो जो नोडल एनालिसिस है वो हमारा किसके ऊपर बेस्ड है? पहला ऑप्शन है मेरा केवीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड ओम्स लॉ, दूसरा है केसीएल एंड ओम्स लॉ, तीसरा हमारा केवीएल एंड केसीएल, चौथा केवीएल केसीएल एंड ओम्स लॉ। तो देखो, नोडल एनालिसिस को अगर आपने याद किया हो, अगर देखा हो, तो कुछ हम इस तरह से बनाते थे, ऐसे रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस, इधर रेजिस्टेंस, कुछ वोल्टेज लगा दिया प्लस माइनस, यहाँ मैंने कोई करंट फ्लो करा दिया। तो इस तरह के उसको हम नोड बनाते थे, और उसके बाद हम क्या करते थे? V1, V2, V1, V2, एक इस तरह से कोई भी सर्किट होती थी। जब हम नोडल एनालिसिस लगाते थे तो हम अगर उसको गौर से देखते हैं तो देखो, हम उसमें सिर्फ KVL नहीं लगाते थे, ओनली सिर्फ KCL एंड ओम्स लॉ लगाते थे। कैसे लगाते थे KCL? कि देखो, जब मैं इसकी इक्वेशन लिखता था तो मैं कैसे लिखता था? V1 माइनस ये जो वोल्टेज है V2 अपॉन ये हो गया मेरा R1, R2, R3 और R4 अपॉन R1। तो देखो, वोल्टेज अपॉन R1 ये क्या हो गया? एक तरह से करंट, इसको मान लिया मैंने I1, प्लस दूसरा क्या लिखता था मैं? V1 अपॉन R2 प्लस इसमें आ जाएगा V1 माइनस V2 अपॉन R3 इज इक्वल टू 0। देखो, एक इक्वेशन मैंने ऐसे लिखी, तो जो मैंने ये इक्वेशन लिखी है, तो ये इक्वेशन देखो I1, I2, I3 इस तरह से इक्वेशन है। तो इसका मतलब एडिशन ऑफ क्या हो रहा है? करंट हो रहा है। तो एक तरह से इस नोड के ऊपर जितना इनकमिंग करंट टू आउटगोइंग करंट है, और जो इक्वेशन ये लिखी है ये क्या है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? V इक्वल टू IR। तो जो हम इसमें सारी जो इक्वेशंस कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं? नोडल एनालिसिस में हम दो इक्वेशन यूज करते हैं ओनली, या तो KCL की यूज करते हैं या कौन से अप्लाई करते हैं? ओम्स लॉ। KVL किस में यूज करते हैं? मैश एनालिसिस में। अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता है इन मैश एनालिसिस, मैश एनालिसिस ऑफ सर्किट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, तब हमारा आंसर क्या होता? KVL एंड ओम्स लॉ। उसके अंदर हम सिर्फ KVL और ओम्स लॉ करते हैं। बट अगर नोडल एनालिसिस के लिए बात करते हैं तो हम नोडल एनालिसिस में क्या करते हैं? KCL एंड ओम्स लॉ। मैंने बता दिया है, मैश एनालिसिस में जब हम इक्वेशन लिखते थे तो उसमें हम समीशन ऑफ वोल्टेज करते थे, तो इसलिए उसमें हमारा KVL लगते थे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, और इसमें हम समीशन ऑफ करंट्स लिखते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या है? KCL एंड ओम्स लॉ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल थेवेनाइजिंग द सर्किट बिटवीन टू टर्मिनल BTH इज इक्वल टू। देखो, जब हम थेवेनाइजिंग का मतलब ये है कि जब अगर हम किसी सर्किट के अंदर हम थेवेनिन्स थ्योरम लगाते हैं, अगर थेवेनिन्स थ्योरम लगाते हैं, उसका वीडियो मैंने डाल रखा, अगर उस वीडियो को गौर से देखोगे दोबारा से, जब थेवेनिन्स वोल्टेज हम करते थे तो हम क्या करते थे? उस सर्किट के अंदर जिस रेजिस्टेंस के अंदर हमें करंट निकलवाया या वोल्टेज पूछा जाता था या रिस्पॉन्स पूछा जाता था, उस रेजिस्टेंस को हम हटा देते थे और उसको क्या कर देते थे? ओपन कर देते थे, और ओपन कर देते थे और उसके अक्रॉस हम क्या निकालते थे? BTH। ऐसा ही करते थे उस स्टेप में हम। अगर हमने देखोगे, नहीं है तो मेरे जाके वीडियो में देख लीजिए आप, कि थेवेनिन्स जब थ्योरम को सॉल्व किया है, कि उसमें जब हमें थेवेनिन्स वोल्टेज निकालना होता था, जिस रेजिस्टेंस के अंदर निकालना पड़ता होता था, उस रेजिस्टेंस को हम क्या करते थे? हटा देते थे, उसको लोड रेजिस्टेंस मानते थे, उसको बाद में कनेक्ट करते थे, और उसको हटा के उसके अक्रॉस हम वोल्टेज निकालते थे। तो इसका मतलब, अब देखो इनमें से कौन सा ऑप्शन है? पहला, शॉर्ट सर्किट करंट टर्मिनल वोल्टेज। शॉर्ट सर्किट टर्मिनल वोल्टेज निकालते थे कि हम। ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज, नेट वोल्टेज अवेलेबल इन द सर्किट, और फोर्थ है EMF ऑफ द बैटरी नियरेस्ट टू द सर्किट। अब जब अगर गौर से देखोगे थेवेनिन्स थ्योरम में, क्या हम EMF, जो बैटरी के EMF को चेक करते थे? क्या नहीं करते थे? नेट वोल्टेज है वो भी नहीं करते थे, सिर्फ क्या करते हैं? ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते थे। क्या निकालते थे? ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज। तो ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज हम जो निकालते थे,
ये आ गया हमारा ओपन सर्किट टर्मिनल वोल्टेज। तो हम थेवेनिन सर्किट में जब VTH कैलकुलेट करते हैं, थेवेनिन वोल्टेज जब कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें हम ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते हैं। इसके लिए वीडियो देखना पड़ेगा, उसके बाद ही ये क्लियरली समझ में आएगा कि किस तरह से हम उसके बाद है मेरा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर कह रहा है मेरे वाइल डिटरमाइनिंग द RTH ऑफ द सर्किट। जैसे ही थेवेनिन सर्किट में हमने VTH निकाला था, ऐसे ही हम थेवेनिन सर्किट में RTH निकालते हैं, नॉर्टन्स में हम RN निकालते हैं। अगर यही क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर मेरा 2 है, ये नॉर्टन्स थ्योरम के लिए पूछा जाता तो उसमें कुछ इस तरह का होता, वाइल नॉर्टन थ्योरम पर अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसमें हम ISC निकालते थे, और वो ISC क्या होता था, वो शॉर्ट सर्किट करंट होता है। तो ध्यान रखना, नॉर्टन्स थ्योरम में हम शॉर्ट सर्किट करंट निकालते हैं, जबकि थेवेनिन थ्योरम में हम ओपन सर्किट वोल्टेज निकालते हैं। और RTH और RN दोनों निकालने का थेवेनिन्स के अंदर नॉर्टन्स के अंदर सेम है। और उसके लिए क्या है, वाइल डिटरमाइनिंग द RTH ऑफ द सर्किट क्या करते थे हम, पहला वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज आर लेफ्ट एज दे आर। जब वोल्टेज और करंट सोर्सेज जो लगे हुए रहते थे उस सर्किट के अंदर, थेवेनिन थ्योरम के अंदर, क्या उन्हें हम एज इट इज छोड़ देते हैं क्या, कि जैसे वोल्टेज एंड सर्किट्स आर लेफ्ट एज दे आर, मतलब कि उनको वोल्टेज को वोल्टेज ही रखते हैं, करंट को करंट सोर्स ही रखते हैं। दूसरा ऑप्शन है ऑल सोर्सेज शुड बी रिप्लेस्ड बाय देयर सोर्स रेजिस्टेंसेज। क्या जितने भी सोर्सेज हैं, सोर्सेज मतलब चाहे वो वोल्टेज सोर्स हो, करंट सोर्सेज हो, उनको हम रिप्लेस कर देते हैं किससे, उनके सोर्स रेजिस्टेंस से। ऑप्शन नंबर 3 है ऑल इंडिपेंडेंट करंट एंड वोल्टेज सोर्सेज आर शॉर्ट सर्किट। फोर्थ है नन ऑफ अबव। तो देखो जब हम RTH निकालते हैं तो इसमें मेरे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कह रहा है मेरा कि जो वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज हैं उनको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। एक ऑप्शन कह रहा है कि जो वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज हैं उनको हम उनके इंटरनल इम्पीडेंस से, मतलब सोर्स रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि ऑल इंडिपेंडेंट और जो हमारे करंट एंड वोल्टेज है उनको हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट। तो देखो हमारा जो आंसर है वो आंसर क्या है मेरा, ये बी। ये आंसर बी क्यों है, क्योंकि ऑल सोर्सेज शुड बी रिप्लेस्ड बाय देयर इंटरनल इम्पीडेंसेज। जब हम RTH करते थे तो हम जो अगर करंट सोर्स है तो करंट सोर्सेज को हम हमेशा ओपन कर देते हैं, वोल्टेज सोर्सेज को हम क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट क्यों करते हैं, क्योंकि जो वोल्टेज सोर्स है उसका इंटरनल इम्पीडेंस क्या है मेरा, 0। एक तरह से सोर्स रेजिस्टेंस उसका 0, तो 0 के लिए हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। और जो करंट सोर्स है उसका हमारा जो सोर्स रेजिस्टेंस है वो क्या है, हाई, मतलब इनफाइनाइट, तो उसके लिए हम क्या कर देते हैं, ओपन सर्किट। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या है, while determining the RTH of the circuit all sources should be replaced by their source resistances, और their internal resistance भी बोल सकते हैं। तो हमारा इसमें आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का बी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का है विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू द नेटवर्क, लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव, पैसिव, टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट। तो हमारे पास 4 थ्योरम के नेम दे रखे हैं और इन थ्योरम में से हमसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें हमसे पूछा गया है कि ऐसी कौन सी थ्योरम है जिसके अंदर हमने चाहे नेटवर्क कैसा भी हो, लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, एक्टिव हो, पैसिव हो, टाइम वेरिएंट हो, इनवेरिएंट हो, पर फिर भी उस थ्योरम हमारी एप्लीकेबल होती है। अगर याद हो तो मेरे पुराने वीडियो में मैंने कई बार 2 क्वेश्चन कराए थे और उनमें यही कहा था कि सुपरपोजिशन थ्योरम नॉन लीनियर के लिए अप्लाई नहीं होता। तो और अगर उनको गौर से देखोगे, थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम के स्टेटमेंट को पढ़ोगे, उसमें भी हम यही पढ़ते थे, लीनियर एंड बायलेटरल नेटवर्क। तो इसका मतलब थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, इन दोनों भी के लिए भी हम नॉन लीनियर के लिए अप्लाई नहीं करते। तो कौन सी थ्योरम होगी जो सारी चीज़ के लिए एप्लीकेबल है, चाहे वो लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, एक्टिव हो, पैसिव हो, उसके लिए मेरा है टेलीगन्स थ्योरम। तो टेलीगन्स थ्योरम का अगर स्टेटमेंट देखोगे तो उसमें था, हम ये कहते हैं इट कैन बी अप्लाइड टू एनी नेटवर्क, चाहे वो लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, एक्टिव हो, पैसिव हो। तो ये हमारे अभी 4 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, हम और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, ए डीसी करंट सोर्स इज कनेक्टेड एज शोन फिगर। तो ये एज ए शोन फिगर, इसमें हमने एक डीसी करंट सोर्स दिखा रखा है और द थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ द नेटवर्क ऑफ टर्मिनल ए एंड बी, मतलब कि ये मेरी एक सर्किट दे रखी है और इसके ए और बी दोनों के बीच का है, हमें थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट बनानी है। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट का हमको पता है, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होता था, थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ऐसे होती थी, ये VTH होता था और उसके
पैरेलल में मेरा रेजिस्टेंस क्या जुड़ता था, VTH होता था, और उसके सीरीज में मेरा क्या जुड़ता था, रेजिस्टेंस जुड़ता था। ठीक है, और उसमें फिर जुड़ता था RL। तो मेरी मेन होती थी BTH सर्किट, ये होती थी BTH और ये होता था RTH। तो ये मुझे जो सर्किट दे रखी है, तो इसके हमें BTH के रूप में कौन सी सर्किट इनमें से है। तो देखो इसमें से क्या है, लोग बाग जल्दीबाजी में बहुत क्वेश्चन गलत कर देते हैं, और वो क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को इसको टिक कर देंगे, इसको टिक कर देंगे तो हो जाएगा रॉन्ग। वो क्या करते हैं, BTH निकालने के लिए तो B इक्वल टू क्या होगा, IR, तो BTH हो गया 2 × 2 4 वोल्ट, और जो ये है मेरा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस को वो कनेक्टेड कर देते हैं किसमें, पैरेलल में। ऐसा नहीं होता है, हमेशा रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है पैरेलल में करंट के अंदर। अगर यही रेजिस्टेंस इस तरह से होता 2 ओम, तब तो ये मेरा आंसर सही रहता, पर अब ये क्या है, पहले से ही किसमें, करंट के सीरीज में। इस जैसी सर्किट का थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए ये मेरे सारे ऑप्शंस हो जाएंगे रॉन्ग। तो ये आएगा नॉट फीजेबल। तो इस वाली सर्किट का मुझे इक्विवेलेंट, क्योंकि ये वैलिड केसी, इसमें KVL KCL ही नहीं लगेगा, इसमें हमारा तो ओम्स लॉ ही वैलिड नहीं रहेगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये सर्किट ही वैलिड नहीं है, एक तरह से इसका नॉट फीजेबल हो जाएगा। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द कॉमन वोल्टेज अक्रॉस पैरेलल ब्रांचेज विद डिफरेंट वोल्टेज सोर्सेज कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द रिलेशनशिप। ये कॉमन वोल्टेज मतलब ये ओवरऑल वोल्टेज हो गया अक्रॉस पैरेलल ब्रांचेज विद डिफरेंट वोल्टेज सोर्सेज। अगर कभी मेरे पास ऐसा है, डिफरेंट ब्रांचेज में वोल्टेजेस हैं V1 प्लस माइनस V2 प्लस माइनस V2 V3 R1 R2 R3, अगर इस तरह की मेरी सर्किट है, तो इसी सर्किट का ओवरऑल वोल्टेज मतलब कॉमन वोल्टेज अगर निकालना हो पैरेलल ब्रांचेज में विद डिफरेंट वोल्टेज सोर्सेज कैन बी कंप्यूटेड फ्रॉम द रिलेशन। इस रिलेशन से द अपो स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद। तो इस तरह का जो हम निकालते थे, वो इस तरह का किस थ्योरम से निकालते थे कि अगर मेरे पैरेलल ब्रांचेज में कुछ वोल्टेज कनेक्टेड हैं, उसको ओवरऑल वोल्टेज अगर हमें निकालना हो, तो हम इसमें कौन सी थ्योरम अप्लाई करते हैं, और वो उसका जो कंप्यूटेड जो आएगा कॉमन वोल्टेज वो आता है B इक्वल टू V1/R1 प्लस B2/R3 प्लस B3/R3/1 R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इस तरह का रिलेशनशिप अगर आप सारे मेरे उनको देखोगे थ्योरम्स के वीडियोज को, तो उसमें सबसे पहला मेरा क्या आने वाला है, वो आंसर आएगा मेरा कौन सा है, मिलमैन थ्योरम। तो ये वाला जो आंसर है वो हमारा किसमें, मिलमैन थ्योरम। तो मिलमैन थ्योरम जो हमने एक्सप्लेन करी थी, तो मिलमैन थ्योरम में हमने ये बताया था कि जो ये वोल्टेज है, तो इस तरह का जो ओवरऑल वोल्टेज हम किससे निकालते थे, मिलमैन थ्योरम। अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 की और क्वेश्चन नंबर 8 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है हमारा, ए ब्रिज इज शोन इन गिवन फिगर, द रेजिस्टेंस RS इज इंक्रीज फ्रॉम 2 किलो ओम टू 2.5 किलो ओम, द करंट I2 विल बी। ये हमें एक ब्रिज दे रखा है, ठीक है, एक ब्रिज दे रखा है, और इसमें हमें कहा गया है जो मेरी RS की वैल्यू है, इस RS की वैल्यू को हमें चेंज करना है कितने, 2 किलो ओम से 2.5 किलो ओम, और उसके बाद क्या करना है, देन करंट I2, जो I2 है इस करंट में क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये करंट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, सेम रहेगा, ये इंक्रीज डिक्रीज रहेगा, डिपेंड अपॉन पोलरिटी ऑफ E। जो ये E है इसकी पोलरिटी पे डिपेंड करेगा। देखो अगर आपने पढ़ा हो ब्रिज स्टोन के बारे में, तो ये मेरा एक तरह से ब्रिज स्टोन बन रहा है, और अगर ब्रिज को हम चेक करना हो, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि वो बैलेंस है कि नहीं है। अगर उसमें अल्टरनेटली अगर मल्टीप्लाई करके अगर दोनों आ रहा है, माना कि ये मेरा R1 R2 R3 और R4, इफ R2 R4 इज इक्वल टू R3 और R1, अगर ऐसा पॉसिबल है ये कंडीशन, तो इसका मतलब ये ब्रिज क्या है, बैलेंस है। तो इसका हम चेक करते हैं, 1 × 2 इज इक्वल टू 2 × 1। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये मेरा R1 R3 और ये हो गया मेरा R1 R3 और R2 और R4। तो इन दोनों को जब मैंने मल्टीप्लाई करके देखा तो दोनों की दोनों मेरे बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब ये मेरा ब्रिज क्या है, बैलेंस्ड है। और अगर ब्रिज मेरा बैलेंस है तो मेरे इसके अंदर I2 मतलब कोई करंट फ्लो ही नहीं होगा, I2 = 0, ठीक है।
उसके बाद हमसे पूछा भी यही गया कि उसमें I2 क्या होगा अगर मैं RS की वैल्यू को चेंज कर देता हूँ 2 किलो ओम से। RS की अगर मैं वैल्यू को कितनी भी चेंज कर दूँ 2 किलो ओम से, अगर मैं 2.5 ये कितनी भी वैल्यू अगर चेंज कर दूँ, उससे मेरे ब्रिज की बैलेंसिंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ब्रिज की बैलेंसिंग देखते हैं हम अल्टरनेट रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई। हाँ, इन चारों रेजिस्टेंसों में से मैं किसी भी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कर दूंगा तो मेरी इसकी I2 की वैल्यू मेरी चेंज होगी। पर अगर मैं इसमें से चारों में से अगर चारों आर्म्स में से किसी भी अगर रेजिस्टेंस को छेड़ता नहीं हूँ तो मेरे इस I2 में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। बैलेंस मतलब ये नील करंट फ्लो होता है जब ये मेरा बैलेंस कंडीशन में हो ब्रिज। तो अभी जो फिलहाल कंडीशन दे रखी है वो मेरी बैलेंस कंडीशन है, इसलिए इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। इन बैलेंस ब्रिजस्टोन ब्रिज if position of detector and source is interchange the bridge will stay and remain balanced, this interference can be drawn। अब ये कह रहा है कि इसी तरह का यही ब्रिज मान लो कि एक ब्रिज दे रखा है और उसमें हम क्या कर रहे हैं डिटेक्टर की और सोर्स की जो लोकेशन है उसको चेंज कर रहे हैं। तो हमारा डिटेक्टर कहाँ होता है ब्रिज स्टोन में, मेरा जो डिटेक्टर होता है वो इस जगह पे होता है एक तरह से। तो ये डिटेक्टर हो गया। तो जो मेरा डिटेक्टर है, डिटेक्टर और किसकी पोजीशन से चेंज कर रहा हूं मैं, डिटेक्टर इज एंड सोर्स, और सोर्स कौन सा मी। अगर मैं इस बैटरी को तो यहाँ लगा दूँ और डिटेक्टर को मैं इधर लगा देता हूँ, इंटरचेंज कर देता हूँ, तो जो ये इंटरफ्रेंस है ये किससे ड्रॉन होता है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। और जो बैलेंस है मतलब उसके बाद भी मेरा क्या है बैलेंस्ड आ रहा है। तो रेसिप्रोसिटी, ड्यूअलिटी, कंपनसेशन, इक्विवेलेंस। तो देखो अगर मैं सोर्स को और जो मेरा रेस्पॉन्स है मतलब जो डिटेक्टर क्या है मेरा रेस्पॉन्स, सोर्स और रेस्पॉन्स को मैं इंटरचेंज कर देता हूँ, उसके बाद भी अगर मेरा ये ब्रिज बैलेंस हो रहा है मतलब रेस्पॉन्स वही मिल रहा है, तो ऐसी जो थ्योरम थी हमारी वो थ्योरम थी रेसिप्रोसिटी। इसका मतलब क्या था, रेस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन इसमें हमेशा क्या रहता है मेरा सेम रहता है, रेस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन। जब हम अगर इंटरचेंज कर देते हैं किसको, सोर्स को और रेस्पॉन्स को, डिटेक्टर एक तरह से रेस्पॉन्स ही है इसमें, रेस्पॉन्स को और सोर्स को जब हम क्या कर देते हैं इंटरचेंज कर देते हैं, तो रेस्पॉन्स अपॉन एक्साइटेशन हमारा क्या आना चाहिए, हमेशा सेम आना चाहिए दोनों केस में। तो दोनों केस में सेम आ रहा है मतलब बैलेंस हो रहा है। इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरा, रेसिप्रोसिटी थ्योरम। ये ऐसी थ्योरम है जो हमारे को ये इसको इंटरफ्रेंस को ड्रॉन करवाएगी। तो अब हम बात करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कह रहा है कि सब्स्टिट्यूशन थ्योरम अप्लाइज टू, जो जैसे कि हमने पहले कर चुके हैं, सुपर पोजिशन का भी कर चुके हैं, टेलीगन्स का भी कर चुके हैं। टेलीगन्स में हम सारे लीनियर हो, नॉन लीनियर हो, टाइम वेरिएंट हो, इनवेरिएंट हो, सब में अप्लाई होता है। सुपर पोजिशन ओनली लीनियर में और बाईलेटरल में अप्लाई होता है। ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन जो थ्योरम है वो लीनियर नेटवर्क, नॉन लीनियर नेटवर्क या लीनियर टाइम इनवेरिएंट या एनी नेटवर्क। तो जो सब्स्टिट्यूशन है वो ओनली किस में अप्लाई होती है, लीनियर टाइम इनवेरिएंट नेटवर्क के अंदर। तो ये थोड़े से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इनमें एक्सप्लेन करने का कुछ भी नहीं है कि जो सब्स्टिट्यूशन थ्योरम है वो लीनियर टाइम इनवेरिएंट नेटवर्क में एप्लीकेबल होती है। ये सारे अगर स्टेटमेंट देखोगे इन थ्योरम का तो वहाँ से क्लियर हो जाएगा। मिलमैन थ्योरम इज इक्विवेलेंट, जैसे कि हमने एक पुराना क्वेश्चन किया था अभी मिलमैन थ्योरम में, तो उसमें क्या है हमने इक्विवेलेंट वोल्टेज निकाला था। अभी हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें इक्विवेलेंट वोल्टेज निकला था अपना V1 अपॉन R1 प्लस V2 अपॉन R2 प्लस V3 अपॉन R3 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस। तो ऐसे ही हम जो ये है मिलमैन थ्योरम किसके लिए यूज करते हैं, क्या इम्पीडेंस एंड रेजिस्टेंस के लिए यूज करते हैं क्या, नहीं। करंट सोर्सेज के लिए ही यूज करते हैं क्या, वोल्टेज सोर्सेज के लिए यूज करते हैं क्या। तो हम जो है मिलमैन थ्योरम हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे वो करंट सोर्सेज हो चाहे वोल्टेज सोर्सेज हो। उस क्वेश्चन को भी अगर गौर से पढ़ोगे तो उसमें यही दे रखा था वोल्टेज एंड करंट, उसमें जो इक्वेशन दे रखी थी वो करंट इक्वेशन दे रखी, वोल्टेज इक्वेशन दे रखी थी। उसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11, ए करंट इज सेड टू बी डायरेक्ट करंट व्हेन इट। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है पर ये थोड़ा सा पता होना चाहिए, बेसिक आइडिया बहुत लोगों को पता नहीं रहता कि हम जो करंट को डायरेक्ट करंट कब कहते हैं। तो डायरेक्ट करंट कैसा होता है मेरा, ऐसा होता था, ठीक है। ये V वोल्टेज हो गया, ये T टाइम है, ठीक है। तो देखो मेरी इसकी जो वैल्यू होती थी वो क्या है, व्हेन इट्स मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, डायरेक्शन चेंजेस विद टाइम, मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम्स, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंजेस विद टाइम। तो इसके अंदर देखो ना तो मेरा मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा ना ही मेरी डायरेक्शन चेंज हो रही। तो क्या हो रहा है मेरा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट। व्हेन इट्स मैग्नीट्यूड एंड रिमेन्स कांस्टेंट
अगर ऐसा कोई सिग्नल है उसको डायरेक्ट करंट कब बोलेंगे, एक करंट अगर ऐसा कोई करंट है जिसमें हमारी ना तो डायरेक्शन चेंज हो रही हो ना हमारी क्या है मैग्नीट्यूड। देखो मैग्नीट्यूड कांस्टेंट चल रहा है विद टाइम, और ऐसा भी नहीं है विद टाइम में इसकी जो डायरेक्शन है ऐसे ऊपर नीचे चेंज हो रही हो। एक कांस्टेंट डायरेक्शन कौन डायरेक्शन मैग्नीट्यूड पे और कांस्टेंट डायरेक्शन में ये हमारा रहता है। अब बात करें एक करंट इज सेड टू बी अल्टरनेट करंट व्हेन इट चेंजेस। जो अब ये तो मेरा डीसी वैल्यू उसका था डीसी करंट का, तो एसी करंट है, तो एसी करंट किस तरह का होता है, मेरा इस तरह का होता है। तो देखो एसी करंट के अंदर मेरी वोल्टेज की वैल्यू चेंज हो रही है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, और डायरेक्शन भी देखो कभी पॉजिटिव डायरेक्शन में था अब नेगेटिव डायरेक्शन में। तो एसी करंट को हम क्या बोलते हैं, ओनली मैग्नीट्यूड ओनली नहीं, डायरेक्शन ओनली, बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन रिमेन कांस्टेंट। तो इसके मतलब कब जब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों चेंज होते हैं ऐसे करंट को हम क्या बोलते हैं, ऐसे करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेट करंट और एसी करंट। तो ये छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं, तो इनका मैंने सॉल्यूशन